हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सिर्फ बंगाली भाषा बोलने पर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बंगाली बोलने पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ बंगाली बोलने पर लोगों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जिसमें हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों को बांग्लादेशी होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार गुरुग्राम पुलिस ने बांग्लादेशी होने के शक में 13 प्रवासी लोगों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में इसमें से कई लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया था। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदुल्लाह हुसैनी ने कसाम में बढ़ते नरसंहार और मानवीय संकट की सख्त निंदा की है। हुसैनी ने भारत सरकार, विश्व शक्तियों और दुनिया भर के विवेकशील नागरिकों से आग्रह किया कि वे उत्पीड़न के खिलाफ उठ खड़े हों और इसराइल के जारी हमले को रोकने के लिए तुरंत एक्शन लें। मीडिया को जारी एक बयान में जमात अध्यक्ष ने कहा कि निरंतर घेराबंदी और बमबारी की वजह से लगभग 1.1 मिलियन बच्चों सहित 20.1 लाख से अधिक फिलिस्तीनी कसाम में फंसे हुए हैं। 18 मार्च 2025 को युद्ध विराम टूटने के बाद से इसराइल ने अपनी सैन्य आक्रामकता बढ़ा दी है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा सहायता और आवश्यक वस्तुओं पर पूर्ण नाकेबंदी लगा रखी है। गजा के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, उनके घर ध्वस्त हो रहे हैं और उनकी आवाज़ें दबा दी गई हैं। स्थिति अत्यंत गंभीर है। इस्राएली सरकार गजा के लोगों के संपूर्ण विनाश की योजना बना रही है और विश्व को इस निकट विनाश को रोकने के लिए अभी से एक्शन लेना चाहिए। इसराइली हमलों से गजा पट्टी में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दुनिया के 4 बड़े और प्रमुख समाचार संगठनों ने गुरुवार को कहा कि इसराइल और हमास युद्ध जारी रहने के कारण गजा में उनके पत्रकारों के सामने भूखमरी का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच शीर्ष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव और बंधकों की रिहाई पर वार्ता के लिए पश्चिम एशिया के प्रमुख वार्ताकारों से मिलने वाले हैं। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी, एजेंसी फ्रांस प्रेस यानी एएफपी, रॉयटर्स और बीबीसी द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम गजा में अपने पत्रकारों के लिए बेहद चिंतित हैं, जो लगातार अपना और अपने परिवारों का पेट भरने में असमर्थ होते जा रहे हैं। इन 4 समाचार संगठनों ने कहा कि कई महीनों से ये स्वतंत्र पत्रकार गजा में जमीनी स्तर पर दुनिया की आंखें और कान रहे हैं। अब वे भी उन्हीं विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनकी वे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बयान में आगे इसराइल से गजा में पत्रकारों के आने जाने और क्षेत्र में पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की अनुमति प्रदान करने का आह्वान किया गया है। गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुपोषण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में एक बयान जारी किया है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में अकाल और कुपोषण के कारण 2 और मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ भूख से मरने वालों की कुल संख्या 113 हो गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा था कि गजा की 21 लाख आबादी बुनियादी आपूर्ति की गंभीर कमी का सामना कर रही है। कुपोषण बढ़ रहा है और गजा में भुखमरी हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बीबीसी रेडियो 5 लाइव से बात करते हुए इंडिपेंडेंट के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता बेल ट्रू ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि गजा के लाखों लोगों के पास अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। ट्रू ने बताया कि दुनिया के मानवाधिकार संगठन और सहायता एजेंसियां अपने ही लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। आज तक से बात करते हुए चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर चिराग ने कहा कि करके दिखाएं। आपको व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो कर दीजिए न बहिष्कार। एक बार हिम्मत करके दिखा दें। ईवीएम का तो बहिष्कार ये लोग कर नहीं पाए, हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। हर 2, 3, 4 साल के बाद इन लोगों को नया मुद्दा चाहिए होता है तो बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी। ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार पर विचार करने की बात कही है। बिहार विधानसभा के बाहर गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात साफ है, सब कुछ तय हो ही गया है तो खुलेआम बेईमानी करनी है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है तो हम लोग चुनाव बॉयकॉट करने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी तो चुनाव का क्या मतलब रह गया।
हम लोग मिलकर चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर विपक्ष का हमला लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी करते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है। ओवैसी ने एक्स पर 3 पॉइंटर्स में लिखा, #बिहार इलेक्शन 2025। महोदय, पहली हमारी चिंता यह थी कि गहन पुनरीक्षण की आड़ में लोगों को निशाना बनाया जाएगा और उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। दूसरी, सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग का कहना है कि बूथ स्तर के अधिकारियों ने घर घर जाकर सर्वेक्षण में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों को पाया है। कौन से PLO और उन्होंने उनके मूल देश का पता कैसे लगाया। तीसरा, 22 जुलाई और 23 जुलाई के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लापता मतदाताओं की संख्या 11,484 से बढ़कर 1 लाख हो गई। ओवैसी ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के स्पष्ट संकेत हैं। इसके परिणाम सबसे गरीब और सबसे कमजोर भारतीयों को भुगतने होंगे। बिहार में SIR विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पास कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में धांधली कराए जाने के 100% पुख्ता सबूत हैं। राहुल ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि यदि आयोग या इसके अधिकारी सोचते हैं कि वे इस धांधली से बच निकलेंगे तो वे गलत हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके पीछे पड़ेंगे और आप इससे बच नहीं पाएंगे। यह बयान संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते दौरान दिया गया, जब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया। उनके दावे के मुताबिक एक ही सीट पर हजारों नए वोटर जोड़े गए, जिनकी उम्र 45, 50, 60 और 65 साल है। राहुल ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में नए वोटर जो 18 साल से बहुत अधिक उम्र के हैं, अचानक कहां से आ गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि 18 साल से ऊपर के योग्य वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। राहुल ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सिर्फ एक सीट की जांच की और हमें यह धांधली मिली। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही खेल चल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी के पास इस वोट चोरी का पूरा सबूत है, जिसे वे सही समय पर जनता और चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर RJD नीत महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सीटों के मोल भाव में अब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM भी शामिल हो गई है और उसने 12 सीटों की मांग रखी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक JMM और RJD में अनाधिकारिक तौर पर 243 सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों दलों के बीच इस बारे में अभी तक आधिकारिक बैठक नहीं हुई है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की JMM ने 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। उस समय JMM के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। अब दबाव बनाने के लिए JMM ने RJD को झारखंड विधानसभा चुनाव की याद दिलाई, जिसमें हेमंत सोरेन ने RJD को 6 सीटें और 1 मंत्री पद दिया था। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में JMM को 34 सीटें, कांग्रेस को 16 और RJD को 4 सीटें मिली थीं। इसके अलावा CPI-MLL ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। अब हेमंत सोरेन के एक सीनियर नेता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि RJD के एहसान चुकाने का समय आ गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि RJD महागठबंधन में JMM को शामिल करेगी और एक सम्मानजनक संख्या में सीटें भी देगी। JMM के बिहार सचिव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी ने RJD को 12 मजबूत सीटों की लिस्ट दी है, जिसमें तारापुर, बेलहर, कटोरिया, चकई, झाझा आदि शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ एक फ्री ट्रेड डील यानी FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच अरबों रुपए का व्यापार बढ़ जाएगा। इस समझौते से भारत में ब्रिटेन की कारें, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल्स, चिकित्सा उपकरण और विस्की सस्ती हो जाएगी। वहीं ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र और आभूषण भी सस्ते होंगे। इस समझौते में अवैध माइग्रेशन से निपटने के लिए एक नई भारत ब्रिटेन योजना की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई। वहीं ब्रिटेन के विपक्षी दलों ने चेतावनी दी कि इस समझौते से ब्रिटिश श्रमिकों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय बीमा अंशदान पर छूट को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री
जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और ब्रिटेन में अस्थायी तौर पर काम करने वाले भारतीय कामगारों को भी वही सुविधा मिलेगी जो पहले से ही कई अन्य देशों को दी जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% हो जाएगा। इससे ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में सामान बेचना आसान होगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, शिक्षा, जलवायु और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर भी सहमति व्यक्त की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को भाजपा पर उन प्राकृतिक संसाधनों को छीनने का आरोप लगाया जिन पर आदिवासी निर्भर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भगवा पार्टी के नेता अहंकारी और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सीएम मान ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की राजनीति शिक्षा, अस्पताल, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसे मुद्दों पर केंद्रित है, जबकि भाजपा केवल झूठे वादे करने और नफरत व हिंसा की बातें करने में रुचि रखती है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने गुजरात के आदिवासियों से राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों का घेराव करने और उनके अधिकारों को छीनने वाले अधिकारियों का सामना करने का आह्वान किया। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को गिग वर्कर्स पर मौजूदा अध्यादेश को औपचारिक विधेयक में बदलने को मंजूरी दे दी है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2025 विधेयक, जिसे मूल रूप से 30 मई को अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया था, आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य गिग वर्कर्स, विशेष रूप से ई-कॉमर्स और डिलीवरी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। ईडी की कार्रवाई को लेकर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एएनआई को दिए अपने बयान में कहा कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यावसायिक परिचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयर धारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने पीटीआई से कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े लेन देन के जिन आरोपों का जिक्र हो रहा है वो 10 साल से भी अधिक पुरानी बात है। ईडी ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों द्वारा की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं और पहले से जारी जांच में सामने आई ऑफशोर लेनदेन से जुड़ी है। अनिल अंबानी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नए नहीं हैं, वो खुद को दिवालिया भी बता चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनकी कंपनी को राफेल से जुड़ा काम सौंपा। अनिल अंबानी की कंपनी ने राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसाल्ट से समझौता किया, जिसके तहत राफेल का निर्माण भारत में किया जाना था। ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनिल अंबानी के आवासीय परिसर सहित लगभग 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह तलाशी अभियान मुख्य रूप से यस बैंक लोन फ्रॉड केस से संबंधित है। ईडी की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से 3000 करोड़ का लोन लिया गया, जिसे बाद में दूसरी कंपनियों में घुमा दिया गया। इतना ही नहीं, लोन पास कराने के लिए यस बैंक के अधिकारियों और प्रमोटर्स को रिश्वत देने की भी बात सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में आज देश भर में 48 से 50 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी को जांच में ये भी पता चला है कि यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को लोन देते वक्त अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी। लोन से जुड़े सारे जरूरी कागजात बैकडेट में तैयार किए गए। थाईलैंड ने हाल ही में कंबोडिया के विवादित सैन्य ठिकानों पर F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर सैन्य कार्रवाई की। यह कदम तब उठाया गया जब थाई क्षेत्र में भारी गोलीबारी और रॉकेट से हमला किया गया। थाई सेना के उप प्रवक्ता रिचा सुक्सुवानन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने योजना के अनुसार सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस दौरान 6 F-16 विमानों में से एक ने कंबोडियाई क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया। वहीं थाईलैंड ने दावा किया है कि कंबोडिया के साथ जारी संघर्ष के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि यह कोई नया विवाद नहीं है। दोनों देशों के बीच यह तनाव 12वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर प्रिय विहार को लेकर दशकों से जारी है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया था, लेकिन थाईलैंड के कुछ राष्ट्रवादी गुट इसे आज भी चुनौती देते हैं। मंदिर का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि कंबोडियाई राष्ट्रीयता और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा है। इसी क्षेत्र में बार बार सैन्य झड़पें हुई हैं। इससे पहले साल 2008, 2011 और अब 2025 में फिर। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.